Hello everyone, welcome to Kenzen Pet Professor. From now onwards, I'm uploading the lecture series in which I will try to make the concept simplified for the students of physical education and sports sciences. So let's start. From now onwards, I'm taking the unit of anatomy and physiology, and this lecture video will be a video to build up your schema. All right. तो हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। सबसे पहली चीज ये याद रखो कि ये ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है कि आपने इसको सिर्फ एग्जाम में बस आंसर लिखे और स्कोर मिल जाए आपको। ये एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम आपके लिए काफी ज्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट। क्यों? अगर आप एथलीट हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड किस तरीके से करती। अगर आप एक कोच हो तो आपको ये पता चलेगा कि हम अपने एथलीट का वर्कआउट प्रोग्राम किस तरीके से डिजाइन करें, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड क्यों हो रही है और हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट। उसके अलावा सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बस इन्हीं दोनों के लिए यूज है। आप आगे चल के एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो या हो सकता है आगे चल के आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनो। तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की समझ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ऑलराइट। हम ये समझ सकते हैं कि आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो एथलीट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, और बहुत ही कम ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी ली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप देख लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं तो हम देख के डर के भाग गए, ठीक है, या फिर बस रट लिया जैसे तैसे और एग्जाम में जो है अपना स्कोर बनाया और चले आए। ऐसा कुछ भी नहीं। ऑलराइट। तो कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट्स को समझो और उसे जितना प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करोगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और जो फोबिया है इससे भागने का, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल टर्म्स को सुन के डर जाने का जो फोबिया है उससे भी आप बाहर निकलोगे। ऑलराइट। तो एक चीज याद रखना, शरीरम अध्यम खलु धर्म साधना, ये आपने कई बार सुना होगा। मीन्स शरीर ही सबसे पहला अधिकार है आपके कर्म करने का। ऑलराइट। तो आज सीखेंगे कि कैसे बॉडी को साइंटिफिकली समझा जाए। ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि अभी पीछे हमने बताया कि हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे कोर सब्जेक्ट में भी है, प्लस हमारी आगे की जो भी एक्टिविटीज होंगी, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलराइट। तो एनाटॉमी आखिर है क्या चीज? एनाटॉमी बताती है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑलराइट। कॉम्पोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट का शेप कैसा है, ठीक, शेप कैसा है आपके हार्ट का, और फंक्शन फंक्शन का जो फेज है वो आपका फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक। मीन्स आपको दो चीजें यहाँ समझनी है, शेप कैसा है और उसके साथ कॉम्पोजिशन।
कौन-कौन सी मसल्स से कौन-कौन सी मसल्स से बन करके आपका हार्ट बना है। ऑलराइट। एक चीज और, एनाटोमिया वर्ड से ही डिराइव हुआ है एनाटॉमी। ठीक। अब एनाटोमिया का मीन्स क्या है? टू कट डाउन एंड स्टडी। ठीक है, तो एना मीन्स टू कट डाउन एंड टोमिया मीन्स टू स्टडी। तो अब आप समझ गए होगा एनाटॉमी का मीन्स क्या है। फिर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी फंक्शन किस तरीके से कर रही है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, है ना, या ब्रेन हो गया, ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, या ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके से आपका हार्ट काम कर रहा है, ब्लड फ्लो का क्या सिनेरियो है आपकी बॉडी में, कितनी स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा है। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी फिजियोलॉजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में, या फिर सेलुलर एनाटॉमी पढ़ते हैं। दोनों में से क्या पढ़ते हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सेलुलर एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं। जनरली इन फिजिकल एजुकेशन हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ऑलराइट। बाकी जो डॉक्टर्स हो गए, बाकी मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, वो पढ़ते हैं सेलुलर एनाटॉमी। हम ग्रॉस एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा काम है एथलीट्स को ऑप्टिमम लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, मीन्स कैसे हम उसकी बॉडी की परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, ताकि जब हमारा एथलीट बेस्ट परफॉर्म करे तो ही तो वो मेडल ला पाएगा। अगर बेस्ट परफॉर्म ही नहीं किया तो मेडल क्या लाएगा? ऑलराइट। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों जरूरी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमें एथलीट की परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है, उसके अलावा हमें अगर इंजरी प्रिवेंशन भी करना है तो भी हमें अच्छी खासी समझ होनी चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। रिकवरी, प्रॉपर इफेक्टिव रिकवरी भी हमें अगर एथलीट की करनी है तो भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अच्छी समझ हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ऑलराइट। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमारे लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली। ऑलराइट। तो वही चीज़ यहाँ आपके स्क्रीन पर भी लिखी हुई है कि इट हेल्प्स फॉर इंजरी प्रिवेंशन, for enhancing the performance, efficient training recovery, also for ensuring long-term athletic development. ओके। फिर हम बात करते हैं कि चाहे हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करना हो या फिर हमें टीचिंग टेक्निक्स सिखानी हो, स्पेसिफिक आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी स्किल अगर आप सीखना चाह रहे हो तो उसे समझना पड़ेगा, है ना। और एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर, एक अगर हम एक कोई भी स्पेसिफिक गेम उठा लें तो उसके अंदर कोई ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक स्किल से आपका काम चलेगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स। ठीक। तो उन स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए हमें समझ भी होनी जरूरी है, और गलत कर रहे हैं उसकी भी समझ होनी जरूरी है। वो सब चीजें कब पता चलेंगी, कब गलत टेक्निक आप परफॉर्म कर रहे हो तो गलत जो है उसका आउटकम निकलने वाला, जब आपको इसकी समझ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्टूडेंट को किसी ने गलत टेक्निक बताई और पेन होने लगा उसे। ठीक है, और स्टूडेंट आपके पास आ रहा है। ठीक है,
जिसने उसको टेक्निक बताई थी वो सही टेक्निक बताई थी, बट स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाया। तो ये कैसे पता चलेगा कि, या जिस इंसान ने टेक्निक सिखाई उसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज ही नहीं। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते। अब इन दोनों केसेस में क्या हुआ, भाई सीधी सी चीज है, आपके स्टूडेंट ने परफॉर्म करी जो भी एक्टिविटी या स्किल है और वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में क्या है, बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरी थी, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जो है डॉक्टर बन जाना है, बिल्कुल पेशेंट उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना नहीं, उसके लिए अलग प्रोफेशनल होता है। हमारा काम है एज अ कोच, एज अ स्पोर्ट्स टीचर, एज एन एजुकेटर, इसकी बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो जैसा कि अभी बता चुके हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है, और सिमिलरली आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। जैसा कि अभी बताया था कि एनाटॉमी इज अबाउट व्हाट the body is made up of, how its structure looks like, while physiology is about how the body functions or how the body responds to specific stimulus. All right, तो आप चाहो तो दो एक दो मिनट वेट करके, पॉज करके वीडियो को इस स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। ऑलराइट, एक चीज याद रखो, अगर आप कोच बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो तो ये बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट। ह्यूमन बॉडी इज योर इक्विपमेंट। जैसे एक इंजीनियर को मशीन की फंक्शंस और बाकी चीजें समझनी पड़ती हैं कि आखिर मशीन हमारी काम किस तरीके से करती है, कैसी दिखती है। ठीक है, और क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। सिमिलरली एनाटॉमी आपको मूवमेंट एनालाइज करने में हेल्प करती है। ऑलराइट, एनाटॉमी हेल्प्स यू टू अलाउ दी मूवमेंट। एक चीज और, इंटेंशनली मैं कई बार स्पेलिंग गलत भी लिखूंगा। ऑलराइट, ये आपकी ड्यूटी है कि स्पेलिंग आपको सही मालूम होनी चाहिए, और ये इंटेंशनल इसलिए है कि आप अपने आप को भी चेक कर पाओ कि आप ड्यूरिंग दिस लेक्चर फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से इस वीडियो को देखने के लिए प्रेजेंट हो भी या नहीं। अगर हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो सिमिलरली वही हाल है कि आपकी ट्रेन थी मॉर्निंग में 6 बजे की, और आज जो है उठ रहे हो शाम को 4 बजे। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनाटॉमी टेल्स यू अबाउट द मूवमेंट। ऑलराइट, टू एनालाइज द मूवमेंट, while physiology helps to boost the performance or enhance the performance. It enhances performance, helps to enhance performance. ठीक, एग्जाम्पल, अगर एक स्प्रिंटर को फटीगनेस समझनी है तो मसल मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। ठीक, स्प्रिंटर को अगर मसल फटीगनेस समझनी है तो क्या समझना पड़ेगा, मसल मेटाबॉलिज्म। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है
जो आप सभी जानते होंगे, शरीरम मध्यम कर्म साधना मीन्स योर बॉडी, your body is the tool of action. All right, तो भूलना नहीं। कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, आप लोग यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, बट हमें चीजों को सिंप्लीफाई रखना है और कोशिश ये करनी है कि जो हमारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल्स और सिनेरियोज हैं उनको इसके साथ कोरिलेट करना है, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी समझने के लिए। आप सभी लोग एथलीट हो या रहे हो पहले, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। ऑलराइट, हम क्या कर रहे हैं, उसे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उन एक्सपीरियंसेस को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ कोरिलेट कर लें, ताकि आप सभी लोग इजीली इन सभी चीजों को समझ सकें। ऑलराइट, तो एनाटॉमी इज स्टैटिक, ये दूसरी चीज और याद रखना, एनाटॉमी इज स्टैटिक। ठीक, जैसे स्केलेटन कैसा दिखता है, स्केलेटल सिस्टम कैसा दिखता है, ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं। फिजियोलॉजी इज डायनेमिक। ऑलराइट, फंक्शन function of your lung, how your heart pumps blood while jogging or while running or while jumping. All right, तो अब आप समझ पा रहे हो कि आखिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या चीज। ओके, फिर हम यहाँ देख रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये आप सभी लोग, मेजॉरिटी में आप सभी स्टूडेंट्स ने क्लास 10th तक की साइंस में इसको जरूर पढ़ा होगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक सेल होता है, ठीक यहाँ दिया हुआ है। वैक्यूल कैसा दिखता है ना, क्रोमैटिन कैसे दिखते हैं, गोल्गी अपरेटस कैसा होता है, राइबोसोम्स कैसे दिखते हैं, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। तो ये सब आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ एक ऐसा नहीं है कि हमें ये पढ़ना है, हाँ भूल भी गए हो तो फिर से रिवाइज कर लो, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बेसिक्स पता होने ज़रूरी है, ताकि इंजरी प्रिवेंशन के साथ में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में भी जो एथलीट है आपका या स्टूडेंट है आपका, उसकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कितने अच्छे तरीके से आप कर सको, उसके लिए ये बेसिक लेवल ऑफ जो नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है आपके पास। ऑलराइट, आप में से कई लोग ये देख रहे हो इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर था, ये सिर्फ समझने के लिए था। ऑलराइट, इन रियलिटी स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको दिखता है, जो रियलिटी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। मीन्स 2D स्ट्रक्चर सेल का नहीं होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। अब इस 3D स्ट्रक्चर के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली देखो, यहाँ पर है ये, ठीक है, पीछे देखा सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ देखा, डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। और वो डिफरेंस क्या है, वो 2D था और ये 3D है। इमेजिन करो सिमिलरली कि एक स्फेरिकल बॉल ले ली हमने, या एक वाटर टब ले लिया, ठीक, पानी भरा हमने उसमें, ठीक है, और ढेर सारे खिलौने डाल दिए जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं।
अब ये जो पानी डाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, हम इसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। सिमिलरली आगे और भी जैसे चीजें हैं, ऐसे ही हमने माइटोकॉन्ड्रिया को ले लिया। आप सभी लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, ये लिखा है। बट ये इतना ही काफी नहीं है, क्लास 10 तक के लिए तो ये ठीक था। हमें ये भी पता होना चाहिए इसकी एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। ऑलराइट, मेम्ब्रेनस सैक्स विद फोल्डेड इनर पोर्शन। अच्छा, फंक्शन क्या करता है? इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द it releases energy from food molecules and transforms energy into suitable ATP. ऑलराइट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है सेल का और उसका फंक्शन क्या है। सिमिलरली यहाँ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स पे तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है सेल का और उसके फंक्शंस क्या है। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल का तो अभी हमने बताया था कि सेल ये है, इस तरीके से दिखती है हमारी। ठीक है, 3D शेप में होता है, नॉट 2D। सिमिलरली हमें ऑर्गन, जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो फंक्शन किस तरीके से करते हैं और दिखते किस तरीके से, स्ट्रक्चर कैसा है उनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, भूलना नहीं है इसे। तो ये आप लोग इजीली याद कर लोगे, इजीली अवेलेबल है। अगर देख के डर लग रहा है तो सिंपल सी चीज़ है, पूजा वाली माला उठाओ, ठीक है, प्रेयर बीड्स को उठाओ और उनको स्टार्ट कर दो। जब तक एक साइकिल आपका कंप्लीट होगा अनकॉन्शियसली, ये याद रखना, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं। इसे जितना समझोगे, अप्लाई करोगे, फील करोगे, ठीक है, टच करके देखोगे, ठीक है, उतना अच्छे से ये समझ में आएगी। ऑलराइट, तो अभी जैसे मैंने सेल की बात करी थी, सेल क्या है बेसिकली? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने अभी जो देखा था वो एक जनरलाइज्ड वे है, हमें क्लास 10th में चीज़ों को समझाने के लिए, बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए उस डायग्राम का यूज़ किया गया। But in reality, there are different types of cells. They have different functions. Along with, they have different kind of structures also. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये रेड ब्लड सेल शेप अलग है और इसके साथ साथ इसका फंक्शन भी अलग है। सिमिलरली फोटो रिसेप्टर सेल्स, इनका काम अलग है और जो फंक्शन है वो भी अलग है। और बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जिनको देख कर आपको घबराना नहीं है, बस मतलब समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर सेल्स लिखा है, ठीक, तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स मीन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो मीन्स होता है लाइट, रिसेप्टर मीन्स होता है रिसीवर। तो
वो सेल्स जो लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक। अब ये कहाँ पाई जाती होंगी? हमारी आंखों में, ऑलराइट। सिमिलरली एपिथेलियल सेल्स, आपकी जो ये स्किन है, ये एपिथेलियल सेल, ऑलराइट। सिमिलरली स्मूथ सेल्स, आपके जो ऑर्गन्स बने हैं, internal organs, they are made of smooth cells, all right. Similarly, adipose tissue, so adipose cells are also known as adipocytes, ठीक। याद रखना फैट सेल्स को क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। याद रखना, मैं इंटेंशनली गलत लिखूंगा और आपका काम है उसको सही लिखना, ओके। सही लिखना और सही याद करना। फिर हम बात करेंगे स्पर्म सेल्स की। तो इसका स्ट्रक्चर अलग है और देखने में अलग तरीके से है, ओके। अब हम बात करेंगे टिश्यूज की। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स, when a group of specific cells gather together to perform a specific task, it is known as tissue, okay। जब सेम टाइप की सेल हो, जिनका जब सेल्स का एक ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम हो, जब एक साथ इकट्ठा कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक साथ हो जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। फिर ये जो टिश्यूज हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ठीक। ये टिश्यूज एक साथ काम करते हैं। और एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक जगह से आपने टिश्यू निकाला तो वो सिर्फ उतना ही हो। ये भी पॉसिबल है कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हों जिनके अलग फंक्शंस होंगे, वो एक साथ भी आपको मिल सकते हैं। मीन्स एक क्लस्टर हो गया सेल्स का जो अलग तरीके के काम कर रहा है, सिमिलरली दूसरा टिश्यू होगा जो कि अलग तरीके से काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग तरीके का है, और ये दोनों बिल्कुल अगल-बगल पाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मांस का टुकड़ा उठाया और उसमें आपने देखा तो कई लेयर्स हैं जो अलग-अलग टिश्यूज की हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि आप आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही है। हम अगर यहाँ से कुछ 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी अगर हमने मांस का टुकड़ा निकाला, तो ये श्योरिटी है कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमें मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे, ओके। ये वो कोई बहुत टफ चीज नहीं है आपका, अभी मैं सिर्फ स्कीमा डेवलप कर रहा हूँ। जब स्कीमा डेवलप हो जाएगा तो फिर हम आगे चीजें स्पीड में लेके चले जा सकते हैं, ओके। फिर जो हम लोग फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज: मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, ओके। मसल टिश्यू का काम क्या होता है? मसल टिश्यू का काम होता है, अब देखो, ये नाम से ही समझने की कोशिश करो। मसल टिश्यू, इसका काम क्या होगा? इसका काम है मसल प्रोड्यूसेस फोर्स, और फोर्स का प्रोडक्शन से आप क्या करो? जो भी रिक्वायर्ड डेली टास्क है वो कंप्लीट करो, ओके। तो एक तो हमारा हो गया मसल टिश्यू। अब ऐसा ही नहीं कि बस खाली हमने मसल टिश्यू में बस इतना ही है कि काम करोगे, इसमें भी टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो एक है हमारा टाइप 1 मसल फाइबर, दूसरा है हमारा टाइप 2 मसल फाइबर। अच्छा, टाइप 1 मसल फाइबर का काम क्या होता है और टाइप 2 मसल फाइबर का काम क्या होता है? टाइप 1 मसल फाइबर का काम होता है जो जितने भी आपकी
एंड्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, ठीक, एंड्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी की सारी जो मसल्स हैं टाइप 1 फाइबर, इनका काम होता है जो भी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज, इनको इजीली परफॉर्म कर पाना, ठीक। While type 2 muscle fibers are known as fast twitch muscle fibers, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जल्दी थक जाती हैं बट स्पीड में काम करती हैं, ओके। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हो तो एक टाइप की ही मसल फाइबर उसमें इन्वॉल्व हो रही, दोनों हो रही है, टाइप 1 भी हो रही है, टाइप 2 भी हो रही है, ठीक। क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक साथ रिस्पॉन्ड कर रही, ठीक। हम चीजों को समझने के लिए पार्टीशन कर लेते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। फिर कलेक्टिवली प्रैक्टिकल सिनेरियो में चीजें कलेक्टिवली चलेंगी, ना कि एक एक करके, ठीक है। एक टाइम फ्रेम में कई सारी मल्टीपल चीजें एक साथ रन करती हैं, इसलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक। अब इस इंट्रोडक्शन में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और हम इससे भाग रहे हैं, तो भागना नहीं है, चीज़ों को बस समझना है। सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का चलो अच्छा एग्जांपल आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो बता रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यू फॉर एग्जांपल योर टेंडन्स, लिगामेंट, ब्लड, ओके, बोन, कार्टिलेज, ये सारी की सारी चीजें आपकी टिश्यूज में आती। फिर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या है, ब्रेन और नर्व मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम्पल आपकी स्किन हो गई या जो इंटरनल लाइनिंग हो गई आपके बॉडी ऑर्गन्स की, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है आपके एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंस कहाँ आ जाता है? एग्जाम्पल कोई बता सकते हो आप में से? थर्मोरेगुलेशन मीन्स, देखो ह्यूमन बॉडी कितनी इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। आपकी बॉडी जब हीट हो रही है तो उसे कूल डाउन भी करना ज़रूरी है। अगर कूल डाउन नहीं करोगे, वो टेम्परेचर जो बॉडी को रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर आप उस लिमिट को तोड़ोगे तो सीवियर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, अगर आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई, ठीक। अब अगर एक्सीड हो गई तो पहले तो क्या होगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, ठीक। अगर लंबे समय तक नहीं होगा तो क्या होगा, और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये हो सकता है आपको इंजरी हो जाए। तो अब समझ पा रहे होंगे कि सारी चीजें को रिलेटेड हैं, क्यों है, ठीक। सिमिलरली जैसे हमने सेल्स की बात करी थी, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, लाइक बताया था अभी, स्केलेटल मसल, कार्टिलेज, बोन, उन सब के स्ट्रक्चर यहाँ है। ये देखो बोन का स्ट्रक्चर, ये है ऊपर मसल का स्ट्रक्चर, टिश्यू का इमेज किस तरीके से दिखती है, सिमिलरली कार्टिलेज किस तरीके से दिखती है, ठीक। और ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू कैसी दिखती है, नर्वस टिश्यू कैसी दिखती है, ये एडिपोज टिश्यू, ये आपका फैट, जो फैट सेल्स हैं वो कैसी दिखती है।
ओके। हाँ, एक चीज़ और, आप में से कई लोग जो है फैट को लेके डरते हो कि नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। आप में से कोई बता सकता है या कितने लोग, अच्छा ईमानदारी से खुद एनालाइज़ करना जानना कि फैट का रोल क्या है हमारी बॉडी में, बट फिर भी मना किया जाता है। फैट का रोल है हमारी बॉडी में, आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ठीक? इनको एब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। विटामिन्स का काम क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स का? मोटा-मोटा, बट इन डेप्थ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स का काम होता है हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को, जो भी केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड हैं, उनको बूस्ट अप करना, ठीक? अगर बूस्ट अप नहीं करेंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल ही चैलेंजिंग हो। मीन्स नॉर्मली हम लोग एट रस्ट बैठे हैं, तो इस रेस्ट कंडीशन में भी ज़िंदा रहने के लिए देयर आर मल्टीपल thousands and lakhs of reactions happening inside our body. तो जब आप परफॉर्म करें कोई फिजिकल एक्टिविटी, उस मोमेंट पे तो और भी ज़्यादा सिचुएशन इंटेंस होती है हमारी बॉडी में। बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शंस, मल्टीपल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस रन कर रही, थाउजेंड्स। ओके, तो हमें उन केमिकल रिएक्शंस में नहीं डुबकी लगानी है, हमें सिर्फ समझना है क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या रोल है। अब आप समझ में थोड़ा-थोड़ा आ रहा होगा कि अच्छा इतना इम्पोर्टेंट रोल था और हम तो बस क्लास में बैठते थे या क्लास बंक कर देते थे और चले जाते थे, है ना? तो वही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर भी आ रही है। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का काम है बॉडी के सरफेस को कवर करना। हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनको एज अ लाइनिंग प्रोटेक्शन देना बॉडी कैविटीज में, और जो है जितने भी आपकी नसें हो गई, डक्ट्स, कंडुइट्स। अच्छा, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी, ठीक? कंडुइट्स मीन्स नलिकाएं, ठीक? मीन्स उसमें सब आ जाता है हमारा, आपकी वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, ठीक? या कैपिलरीज हो गई, ये सब का सब हमारे ब्लड कंडुइट्स में आ जाएंगे। ओके। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है? जैसे कि आपको बताया था ब्लड हो गया आपका, ठीक है? बोन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? कार्टिलेज का अलग रोल है। तो ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे अब आपको इसका फंक्शन समझ में आ रहा होगा। मसल टिश्यू का बता ही दिया था आपको पहले, फिजिकल फोर्स को जो हमें डेवलप करना है, वो काम है मसल टिश्यू का। सिमिलरली नर्वस टिश्यू, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट डिटेक्ट्स द चेंजेस in your body and gives signals to the and gives and gives messages and signals to your brain, human brain, and then from there another set of messages transported to the body for the further reaction. ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो हाँ, एपिथेलियल टिश्यूज, ऐसा नहीं कि टिश्यूज ऐसे ही हैं, कई तरीके। एक चीज और, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये याद जरूर आपको पता होना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स की होती हैं, पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरा है शेप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक? अभी मैंने यहाँ एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल लिया है, सिमिलरली और भी सेल्स होती हैं, वो भी इस तरीके से होती हैं, मगर एपिथेलियल टिश्यू में ये आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी आपको पता होने चाहिए कि सिंपल
होगी तो क्या सी होगी, स्ट्रेटिफाइड होगी तो क्या सी होगी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होगी तो क्या सी। सिमिलरली ये तो लेयर की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सेल के शेप की बात करें तो स्क्वेमस दिखेगी या क्यूब के शेप में दिखेगी या लंबी लंबी कॉल्यूमनर दिखेगी। ठीक। तो अब समझ पा रहे होगे कि ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो समझना है आप। अगर हम एग्जांपल लें सेल की भी, तो ऐसा नहीं कि सेल सिर्फ बस जो हमने ऑर्गन देखे हैं, मतलब ऑर्गेनल से देखे हैं सेल के अंदर, सिर्फ उतना ही है। उनका भी कॉम्पोजिशन है। क्या वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दोनों दोनों कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। ठीक है। ये इमेज देख के आप इजीली समझ पा रहे होगे कि जो हम मैंने बात किया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। सबसे पहला सब बहुत वो बेस है ये। ठीक। सबसे छोटी यूनिट यही है। मगर अगर हम बात करें व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फिर वहां पे आएगा हमारा सेल। सेल्स, सेल्स से टिश्यूज, फिर टिश्यूज से आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, अभी जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको। तो आई बिलीव कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये एग्जांपल आपको हार्ट टिश्यू और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का दिया है कि पहले केमिकल्स थे जो बेस हैं। ठीक है। केमिकल से जो है फॉर्मेशन हुआ सेल्स का, फिर सेल्स से जो है टिश्यूज बने, फिर टिश्यूज से जो है हमारा हार्ट बना और हार्ट बनने के बाद में हमारा एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तैयार हुआ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब